आने वाले तूफान से अनजान अध्यांश और अस्वी दैविक आंसी की म्यूजिक संध्या का आनंद ले रहे थे। सभी कपल्स एक एक कर स्टेज पर आ जा रहे थे और दैविक आंसी के लिए हर गाने पर डांस डेडिकेट कर रहे थे। कपल डांस तो अध्यांश और अस्वी को भी करना था, लेकिन उनके रिश्ते की सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, इसलिए वो दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी मन की उलझन दैविक, अंगद और त्रिशिका अच्छे से समझ रहे थे ताकि दोनों डांस कर सके। अंगद ने जुगाड़ लगाया। अंगद ने होस्ट से कहकर सभी लड़कों के नाम की पर्चियां बनवाई। सभी बारी बारी सभी लड़कियों से वह पर्चियां उठवाई। अंगद ने अपना आइडिया पहले ही त्रिशिका को बता दिया था, इसलिए अस्वी के लिए त्रिशिका ने पर्ची उठाई। लेकिन पर्ची खोलने से पहले त्रिशिका ने सबकी नज़र बचाकर पर्ची बदल दी और अध्यांश के नाम वाली पर्ची सबसे पहले सामने खोल दिया। अंगद ने भी अध्यांश के नाम वाली पर्ची बाकी सब पर्चियों में रखी हुई थी, इसलिए किसी और को अध्यांश की पर्ची आने का डर नहीं था। अध्यांश अंगद और त्रिशिका की इस चाल को अच्छे से समझ गया, इसलिए उसने यह खेल दूसरों के साथ भी खेला। अध्यांश अस्वी की जोड़ी के साथ बाकी जोड़ियां कुछ इस प्रकार बनी। देवी के साथ त्रिशिका, आंसी के साथ अंगद, निवांशी के साथ न्याल और अथर्व के साथ अधीरा। इसके अलावा मेहमानों में से भी कई जोड़ियां बनी। सबके डांस पार्टनर तय हो गए। अंगद ने डीजे से कहकर एक रोमांटिक गाना प्ले करवाया। अध्यांश ने अस्वी की कमर पर हाथ रखा तो अस्वी ने अध्यांश के कंधे पर। बाकी सभी कपल्स की पोजीशन भी कुछ ऐसी ही थी। गाना बजते ही सबने धीरे धीरे अपने कदमों से डांस करना शुरू किया। अध्यांश ने अस्वी की उंगली पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया और फिर वापस खींचकर अपनी पास ले आया। अध्यांश ने अस्वी को घुमाकर उसकी पीठ को अपनी छाती से लगा लिया और अपने हाथ अस्वी के कमर के चारों ओर लपेट लिए। अपना चेहरा अस्वी के चेहरे के बराबर लाते हुए उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अस्वी ने भी अपने हाथ अध्यांश के हाथों पर रख दिए। अध्यांश ने अस्वी को घुमाकर अपने सामने किया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे थोड़ी दूर करके फिर अपनी ओर खींच लिया। अध्यांश ने अस्वी के कंधों पर दोनों हाथ रखे और दोनों पैरों से थिरकने लगे। गाना खत्म हुआ तो अध्यांश का एक हाथ अस्वी के कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने अस्वी का हाथ पकड़ा हुआ था। अस्वी थोड़ी झुकी हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। गाना खत्म होते ही सबकी जोरदार तालियों की आवाज़ से दोनों होश में लौटे। कपल डांस खत्म होने के बाद अब बारी थी अस्वी और निवांशी की, जो आंसी के प्रति, और अध्यांश और अथर्व की, जो दैवी के प्रति अपनी दोस्ती को दर्शाने वाले थे। चारों ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक डांस तैयार किया था। अस्वी और निवांशी आंसी के साथ और अध्यांश और अथर्व दैवी के साथ स्टेज पर आए। आंसी के पास अस्वी और निवांशी ने अपनी जगह ली, जबकि दैवी के पास अध्यांश और अथर्व खड़े हो गए। अध्यांश ने अंगद को इशारा किया। गाना बजते ही चारों के पैर थिरकने लगे। साथ ही उनके पीछे स्क्रीन पर आंसी की तरफ उसके बचपन की तस्वीरें दिखने लगी तो दैवी की तरफ उसके बचपन की। स्क्रीन पर आंसी के कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें फ्लैश होने लगी, जिनमें अस्वी, निवांशी और आंसी साथ थे। एक तस्वीर में तीनों एक ही बाइक पर ट्रिपल सवारी कर रहे थे तो दूसरी तस्वीर में आंसी बीच में खड़ी थी और निवांशी आंसी के उसके बालों से अपने चेहरे पर मूछें बना ली थी। अन्य तस्वीरें आंसी के बर्थडे पार्टी की थी। स्क्रीन पर दैविक, अथर्व और अध्यांश के स्कूल के दिनों की एक तस्वीर फ्लैश हुई, जिनमें तीनों कोई ट्रॉफी मिली थी और तीनों से उठाकर खड़े थे। इसके बाद एक तस्वीर और फ्लैश हुई जिसमें तीनों की पीठ दिखाई दे रहे थे और वे पहाड़ की चोटी पर हाथ फैलाए खड़े थे। एक और तस्वीर आई जिनमें तीनों खुलकर हंस रहे थे। सुबह के मेहंदी फंक्शन में क्लिक की गई एक ग्रुप तस्वीर और सगाई की एक ग्रुप तस्वीर स्क्रीन पर आई। तभी त्रिशिका, अधीरा और अंगद भी स्टेज पर आकर डांस करने लगे। अस्वी, निवांशी, त्रिशिका, अधीरा, अंगद, अथर्व और अध्यांश, ये सातों दैविक और आंसी को बीच में खड़े करके उनके चारों ओर एक बड़ा गोला घेरा बना लेते हैं। उसी घेरे में डांस करने लगते हैं। गाना खत्म होते ही सातों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दैविक और आंसी के सामने अपना सर झुका दिया। उसके साथ ही पूरा गार्डन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
इसी तरह मस्ती और धमाल करते करते संगीत संध्या खत्म हुई। पूरे दिन में एक के बाद एक 4 फंक्शन हो चुके थे और फिर अभी संगीत में जमकर डांस भी किया गया था, जिससे सभी को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन पिट्ठी की रस्म थी। पूरे दिन में कोई फंक्शन नहीं थी। पिट्ठी का मुहूर्त भी सुबह 11 बजे के था, इसलिए सबको आराम करने का समय था। इसी कारण अगले दिन सुबह 8-9 बजे से पहले कोई नहीं उठा। उसमें भी अस्वी तो अध्यांश के 10 बजे उठाने पर ही नींद से जागी। अध्यांश की सुबह तो 7 बजे ही हो गई थी, लेकिन बाकी सब लोग घोड़े गद्दे बेचकर सो रहे थे। किसी की भी आंखें नहीं खुली थी। अस्वी भी आराम से सो रही थी, लेकिन बिस्तर पर नहीं बल्कि अध्यांश के ऊपर। जैसे ही अध्यांश की आंख खुली, उसकी नज़र उसके ऊपर बिल्ली की तरह सोई हुई अस्वी पर पड़ी और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अध्यांश थोड़ा ऊपर उठकर अस्वी का माथा चूम लिया और फिर उसकी आंखें, गाल और आखिर में होठ। फिर अस्वी की नींद में खलल ना हो इसलिए उसे धीरे से खुद के ऊपर से हटाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद बिस्तर से उठकर क्लोजेट रूम में चला गया। कपड़े बदलकर अध्यांश कमरे से बाहर निकल गया। अध्यांश नीचे बैंक्वेट हॉल में आया, जहाँ पिट्ठी की तैयारियां चल रही थी। अध्यांश नीचे आकर यह देखने लगा कि सारी तैयारियां ढंग से हो रही है या नहीं। वह सब कुछ चेक कर ही रहा था कि अजर उसके पास आ गया। अध्यांश ने एक नज़र उसे देखा और तभी अजर ने उसे सूचित किया कि आज मिस्टर दास के साथ एक अर्जेंट मीटिंग तय हो गई है, इसलिए दोपहर बाद राजवंश एम्पायर जाना होगा। अचानक से ये मीटिंग अध्यांश को कुछ खटका, इसलिए उसने सवाल किया, जी सर, मिस्टर दास कल देश से बाहर जा रहे हैं और वो 2-3 महीने तक वापस नहीं आएंगे। अगर ये मीटिंग आज नहीं हुई तो उनकी कंपनी के साथ जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वह भी लंबी अवधि के लिए रुक जाएगा। इससे राजवंश एम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दास ग्रुप को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे उनका आर्थिक ढांचा बुरी तरह से हिल सकता है। इसलिए उन्होंने विशेष अनुरोध किया है कि इस मीटिंग के लिए। अजर्ब ने अध्यांश को विस्तार से बताया। मीटिंग में जाने का अध्यांश का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर उसने हाँ कर दी। ओके, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की। इस मीटिंग को 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। अध्यांश की अनुमति मिलने पर अजर्ब भी वहाँ से चला गया। दरअसल जब से अध्यांश की आँख खुली थी, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके मन में लगातार यह लग रहा था कि आज कुछ गलत होने वाला है और यह डर उसे अस्वी को लेकर हो रहा था। बस यही कारण था कि वह आज के दिन के लिए अस्वी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इन्हीं विचारों में खोए खोए 9 बज गए। तभी दैविक और अथर्व उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारने लगे। तब जाकर अध्यांश का ध्यान टूटा कि सोच में खोया हुआ है तू। दैविक ने आते पूछा। साथ ही पूछा, कुछ खास नहीं। अध्यांश ने बात को टालने की कोशिश की। झूठ मत बोल, तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तू कुछ टेंशन में है। लेकिन अथर्व ने बात को खत्म नहीं होने दी और सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने सीधे अध्यांश से पूछा, सच में यार कुछ खास नहीं है, बस आज सुबह से एक अजीब बेचैनी सी हो रही है और कुछ नहीं। अध्यांश ने ज़्यादा नहीं छिपाया और खुलकर बताया, कहीं ये बेचैनी भाभी को लेकर तो नहीं हो रही। उनकी बात सुनते ही अथर्व ने दूसरे सवाल किया, ऐसा ही लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है। ऊपर से आज एक अर्जेंट मीटिंग भी फिक्स हो गई है और मुझे उसमें जाना भी पड़ेगा, लेकिन दिल अस्वी को अकेले छोड़कर जाने का नहीं कर रहा। अध्यांश ने अपनी दिल की उलझन दोस्तों के साथ साझा की। अथर्व और दैविक दोनों ही समझ रहे थे कि अध्यांश की यह चिंता अस्वी के लिए थी। इसलिए अथर्व ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, ज़्यादा मत सोच, टेंशन फ्री होकर मीटिंग पर जा। जब तक तू वापस नहीं आता, भाभी हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि भाभी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ओके? अध्यांश ने भी दोनों पर भरोसा करते हुए उनकी बात मान ली। पिट्ठी का मुहूर्त 11 बजे के था और तीनों के बातें करते करते 10 बज चुके थे। इसलिए तीनों ही पिट्ठी के लिए तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अध्यांश जब अपने कमरे में आया तो देखा कि अस्वी अभी भी वैसे ही सो रही थी। उसे यूं बिंदास सोते देख अध्यांश ने मजबूरी में सिर हिला दिया और अस्वी के पास जाकर उसके गाल थपथपाकर उसे जगाने लगा। जान उठ जाओ, अब 10 बज चुके हैं। अध्यांश की आवाज़ से अस्वी की आंखें बस आधी खुली।
अधखुली आंखों से उसने अध्यान से कहा, अध्यांश बस 5 मिनट और सोने दो ना, 5 मिनट बाद पक्का उठ जाऊंगी। अश्वी को ऐसे नखरे करते देख अध्यांश ने उसे उठाकर बिठा दिया और थोड़े सख्त शब्दों में कहा, कोई 5 मिनट नहीं मिलने वाला, 10 बज चुके हैं, 11 बजे पिठी है, अभी तैयार भी होना है, तो उठ जाओ अब। अध्यांश के ऐसे मूड को देखकर अश्वी ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। जान, कपड़े तो लेती जाओ। अश्वी को सीधे वॉशरूम में जाते देख अध्यांश ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने से पहले ही अश्वी ने वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उसकी इस हरकत से अध्यांश को अंदाज़ा हो गया कि उनकी मैडम नाराज़ हो गई हैं। हालांकि उसे यह भी पता था कि अश्वी ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ नहीं रह सकती। जब तक अश्वी नहाकर बाहर आई, अध्यांश ने फ़ोन कर दोनों के लिए नाश्ता मंगवा लिया। अध्यांश आमतौर पर अश्वी के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के प्रति काफ़ी सख्त रहता था, लेकिन आज उनकी जान उससे नाराज़ थी, इसलिए उसे मनाने के लिए उसने नाश्ते में कुछ छूट दे दी थी। अध्यांश ने खास तौर पर अश्वी के लिए पैनकेक और समोसे मंगवाए, साथ ही एक्स्ट्रा शुगर वाली कॉफ़ी, और उसने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी और फल और सब्जियों का सलाद। ब्रेकफास्ट आने में थोड़ी देर बाद अश्वी भी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। कपड़े ले जाना भूल गई थी, इसलिए उसने बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। जैसे ही अश्वी वॉशरूम से बाहर आई, अध्यांश ने तुरंत कहा, जान, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तैयार हो जाना। मैंने आपके आउटफिट पहले ही निकाल कर रख दिए हैं। अश्वी ने बिना कोई बहस किए अध्यांश की बात मान ली और ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गई। टेबल पर अपनी पसंदीदा डिशेज देखकर उसकी अध्यांश के प्रति नाराज़गी पल भर में गायब हो गई और वह अध्यांश के पास जाकर अपना मुंह खोलकर खड़ी हो गई। अध्यांश उनके नखरों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने पैनकेक का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दोनों ने इसी तरह नाश्ता किया और फिर अश्वी पिठी के लिए तैयार होने कपड़े लेकर क्लोजेट रूम में चली गई। अध्यांश ने अपने कपड़े पहले ही कमरे में निकाल कर रख दिए थे, इसलिए अश्वी के जाने के बाद उसने वहीं पर कपड़े बदल लिए। पिठी के लिए ड्रेस कोड पीला था, इसलिए अध्यांश भी पीले रंग का कुर्ता और नीचे सफ़ेद धोती पहनी थी। 15 मिनट बाद अश्वी क्लोजेट रूम से बाहर आई। उसने भी पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और ऊपर से पीले और सफ़ेद कॉम्बिनेशन में सिबोरी प्रिंट का पेपलम टॉप, साथ में उसने पीले लहरिया ओढ़नी एक तरफ डाल रखी थी। विशेष ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं थी और आज कोई मेकअप भी नहीं करना था। अध्यांश ने केवल उसे लिपस्टिक और काजल लगा दिए और कानों में छोटे छोटे झुमके पहना दिए, साथ में गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर भी लगाया। अश्वी ने अपने बाल खुले रखे थे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद दोनों एक साथ नीचे बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। जिन्हें उनके रिश्ते के बारे में पता था, वह सभी उन दोनों को साथ में देखकर खुश थे, लेकिन वहाँ एक शख्स ऐसा भी था जो अश्वी को नफरत से देख रहा था। सबसे अलग जाकर खड़ी पाखी अध्यांश और अश्वी को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। अश्वी के लिए उसके मन में इतनी नफरत बढ़ गई थी कि उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक योजना बना ली थी। अश्वी को देखते ही पाखी नफरत से बुदबुदाई, बस आज का दिन तू खुशी से जी ले, अपनी खुशियाँ मना ले। शाम तक तेरी पूरी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम भी पाखी नहीं। बहुत शौक है ना अध्यांश और मेरे बीच आने का, तो फिर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तेरी ऐसी हालत करूँगी कि तुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ASR से क्या कोई लड़का तुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। नफरत भरी एक नज़र अश्वी पर डालने के बाद पाखी ने किसी को फ़ोन किया। कुछ ही रिंग में फ़ोन उठाया गया। पाखी कुछ कहते उससे पहले ही सामने से कहा गया, सारी तैयारियां हो गई है मैडम, बस आपके हुक्म का इंतज़ार है। जैसे ही आप कहे काम शुरू हो जाएगा। दोपहर में मैं कॉल करूँगी, तब तक काम शुरू कर देना, लेकिन याद रखना कोयल लौट कर नहीं आनी चाहिए। उनका ऐसा हाल करना कि वो किसी को मुंह दिखाने की लायक न रहे। पाखी ने क्रूरता से कहा, आप निश्चिंत रहे मैडम, आपका काम इतनी सफाई से होगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सामने वाले ने शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया। पाखी ने आखिरकार फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही पीछे से किसी ने पूछा, किसे बर्बाद करने का प्लान बनाया जा रहा है।
सवाल सुनकर पाखी पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसने आवाज़ पहचानी तो उसे राहत मिली और वो पलटी। सामने अमन खड़ा था। अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए पाखी बोली, ओह भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये डरने की बातें रहने दे और ये बता किससे बात कर रही थी और किसके खिलाफ प्लानिंग हो रही है। अमन ने पास आकर पूछा। पाखी ने अपनी उंगली अस्वी की तरफ इशारा करते हुए अमन को बताया, वो कोई है जिससे उनकी औकात दिखानी जरूरी हो गई है, जिसने मेरी और एएसआर के बीच आने की हिम्मत की है। अब हिम्मत की है तो उसे इनाम भी मिलेगा, है ना। अमन उसकी बात अच्छे से समझ गया था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक क्रूरता मुस्कान लाते हुए कहा, बात तो तेरी सही है चिड़िया, सच में बहुत ऊंचा उड़ रही है, इसलिए उसके पर काटने का समय आ गया है। लेकिन तू ये सब मुझ पर छोड़ दे, उनका हिसाब मैं कर दूंगा। तू बस अपने एएसआर पर ध्यान दे। वैसे मैंने सुना है तेरी मम्मी पापा भी शादी में आए हैं, उनसे मिली? अमन की बात का इशारा पाखी अच्छे तरह से समझ गई थी। उसने उसी लहजे में जवाब दिया, भाई अब यहाँ हम दोनों ही हैं, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत तो मैं भी जानती हूँ। और रही बात मेरे सो कॉल्ड मम्मी पापा से मिलने की, तो जन्म से ही मिलती आ रही हूँ, कम से कम यहाँ तो मुझे बख्श दो। पाखी की बात सुनकर अमन हंस पड़ा। उसे देखकर पाखी के चेहरे पर भी कपकपाहट भरी मुस्कान आ गई। पाखी ने उसे हंसते हंसते ही पूछा, वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? काफ़ी दिन हो गए उनसे देखे। वो ठीक तो है ना? पाखी ने तुम्हारी शब्द पर खास जोर दिया। माँ एकदम ठीक है, उन्हें क्या होना था? अमन पाखी के सवाल के पीछे की मंशा को भली बात समझता था, इसलिए उसने बिना ज़्यादा बात बढ़ाए उसे यही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इस बोर्डिंग फंक्शन का हिस्सा नहीं बनना। इतना कहकर पाखी ने अमन को अलविदा कहा, अस्वी पर नफरत भरी नज़र डाली और वहाँ से निकल गई। उसे शादी की रस्मों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस अध्यांश को हासिल करने आई थी। पाखी के खतरनाक इरादों से अनजान बाकी सभी पिठी की रस्म में रंगने के लिए उत्सुक थे। दूल्हा दुल्हन यानी आंसी और दैविक आ चुके थे, बस इंतजार था अधीरा का। बाकी सभी भी आ चुके थे, सिर्फ अधीरा अभी तक नहीं आई थी। वहाँ का माहौल मानो हर तरफ हल्दी छिड़की हो। सभी ने पीले कपड़े पहने थे, सभी अधीरा का इंतजार कर रहे थे। तभी त्रिशिका आई और उसने बताया कि अधीरा का सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वो अभी नीचे नहीं आ सकती। अधीरा के सर दर्द की बात सुनते ही दैविक के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। वो तेजी से अधीरा के कमरे में गया और कमरे में जाकर उसने देखा कि अधीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसका हाथ सिर पर था। बच्चा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? दैविक अधीरा के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। दैविक की आवाज़ सुनकर अधीरा ने अपनी आंखें खोली। अपने भाई को अपनी चिंता करते देख अधीरा ने टूटे फूटे स्वर में कहा, भाई आप चिंता मत करो, मैं दवा ले रही हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। आप जाकर अपनी पिटी एंजॉय करें, मेरी फिक्र मत करो। नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई फंक्शन नहीं होगा। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मेरी पिटी शुरू होगी। दैविक ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अधीरा भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने दैविक के सामने तर्क करते हुए कहा, लेकिन भाई, मेरे एक के कारण क्यों देरी करनी? दोनों भाई बहन अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगे। तभी वहां आई आंसी ने दैविक का पक्ष लेते हुए अधीरा को समझाने की कोशिश की। तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं अधीरा, इतने लोगों में उनके परिवार का हिस्सा सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं होगी तो फिर दैविक को सब कुछ फीका फीका नहीं लगेगा। दादाजी की कमी पहले ही दैविक को खल रही है, अब तुम भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? और हम पिट्ठी का फंक्शन कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इसे कुछ समय के लिए टाल रहे हैं बच्चा, तब तक तुम ठीक भी हो जाओगी। लेकिन भाभी, देरी किस बात की? और किसने कहा कि भाई के परिवार में मैं अकेली हूँ? अध्यांश भैया, अंगद भैया, त्रिशिका और पूरा राजवंश परिवार दैविक भाई के साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तो अब है, तो फिर भाई को अकेला क्यों लगेगा? अधीरा ने जैसे किसी की बात ना मानने की कसम खाई हो, वैसे ही उसने आंसी की बात के खिलाफ भी तर्क दिया। अधीरा की बात सुनने के बाद आंसी उसे समझाने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दैविक ने उसका हाथ पकड़कर उसे देखा।
फिर सर हिलाकर मना किया। फिर अधीरा की ओर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बच्चा, तुम आराम करो। अगर तुम्हें नीचे नहीं आना तो मत आओ। मैं तुम्हारी भाभी या कोई और तुम्हें नीचे आने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन आज पूरा दिन आराम करके कल पूरी तरह ठीक हो जाना, क्योंकि कल शादी में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अपने भाई का इतना सारा प्यार देखकर अधीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को दैविक के सामने छिपा लिया और बस ओके कहकर आंखें बंद कर ली। हालांकि उसने दैविक की आंखों में छिपी हुई उदासी को पढ़ लिया था, लेकिन वह खुद भी मजबूर थी। आखिरकार आज की सुबह उसके जीवन में एक बड़ा तूफान लेकर आई थी। अधीरा ने आंखें बंद कर ली तो दैविक और आंसी उसे आराम करने के लिए छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही अधीरा ने अपनी आंखें खोली और उसी पल उसकी आंखों में कैद आंसुओं का बांध टूट गया। अधीरा मन ही मन दैविक से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भाई, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे ना होने से आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। ऐसे ही दैविक से माफ़ी मांगते मांगते अधीरा उस घटना के ख्यालों में खो गई जो सुबह हुई थी। कुछ घंटे पहले सुबह 8 बजे के आसपास अधीरा अपने कमरे से बाहर निकली। उसने पूरे कॉरिडोर में नज़र घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। शायद अभी भी सब सो रहे होंगे। ऐसा सोचकर वह ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में आई और उसे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बजाय सेकेंड फ्लोर पर जाने लगी। शायद लिफ्ट खराब हो गई होगी, यह मानकर अधीरा ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सेकेंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतर जाएंगी, ऐसा सोचकर चुपचाप खड़ी रही। कुछ ही पलों में लिफ्ट सेकेंड फ्लोर पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अधीरा बाहर आ गई। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे खींचकर एक कमरे की ओर ले जाने लगा। अधीरा कुछ प्रतिक्रिया कर पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उसके दोनों हाथ उसके हाथ से पकड़ लिए और उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। अधीरा को जब समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब उसने खुद को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। कुछ ही मिनटों में वह आदमी अधीरा को लेकर एक कमरे में पहुंचा और पैर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में आकर उसने अधीरा के मुंह से अपना हाथ हटाया और दूसरे हाथ से अधीरा के हाथों को भी छोड़ दिया, जिससे वह उसकी पकड़ से आज़ाद हो गई। उस आदमी की पकड़ से छूटते ही अधीरा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि कौन इतनी हिम्मत है कि उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा है। अधीरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी उसका चेहरा देखकर वही जम गई। उसके चेहरे को देखकर अधीरा को 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। कुछ पलों बाद जब अधीरा सदमे से बाहर आई तो उसका गुस्सा अथर्व पर बरसात की तरह बरस पड़ा। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर मल्होत्रा? पिचाकू इसे बदतमीजी नहीं कहते, यह तो मेरा प्यार है जो तुम्हें मनाने के लिए सब कुछ कर रहा है। अथर्व को पहले ही पता था कि उसे देखकर अधीरा ऐसे ही प्रतिक्रिया करेंगी, इसलिए उसने सामान्य बने रहना ही ठीक समझा। अथर्व को ऐसे नॉर्मल बिहेव करते देख अधीरा का गुस्सा और बढ़ गया और उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। इनफ इज इनफ मिस्टर मल्होत्रा, आपकी ये सारी बदतमीजियाँ किसी और के साथ करिएगा, वो शायद सह लेगा पर मैं नहीं, क्योंकि मैं कोई टाइम पास का साधन नहीं हूँ और ना ही कोई खिलौना जिससे आप जब चाहे खेल लें। और एक और बात, मेरा नाम अधीरा प्रताप सिंह है, पिचाकू नहीं। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मुझे मिस प्रताप कहकर बुलाएं। अधीरा के गुस्से का भी अथर्व पर कोई असर नहीं हुआ। गलत पिचाकू, तुम्हें मेरा पिचाकू कहना पसंद नहीं तो मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाऊंगा, लेकिन यह भूल जाओ कि मैं तुम्हें मिस प्रताप कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी स्वीट हार्ट वाइफ को मिसेज मल्होत्रा कहकर बुलाऊंगा, मिस प्रताप या मिस अधीरा नहीं। यह कहते हुए अथर्व अधीरा के करीब आया और उसे कमर से पकड़ लिया। अचानक अपनी कमर पर अथर्व के हाथ का स्पर्श महसूस करके अधीरा का शरीर कांप उठा। उसने अथर्व के हाथों को अपनी कमर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश वह करती अथर्व की पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई। जब अधीरा ने देखा कि उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
भींगी हुई आंखों से उसने अथर्व से कहा, प्लीज़ मल्होत्रा, मुझे छोड़ दो। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। तुम्हारे धोखे के बाद अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि फिर से टूटकर खुद को खड़ा कर सकूं। अधीरा की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। जैसे ही अधीरा उसकी पकड़ से मुक्त हुई, वह कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसे अथर्व की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट मिसेज मल्होत्रा। अथर्व की आवाज़ सुनकर जैसे अधीरा वहीं थम गई। उसे रुकते देख अथर्व उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में बने ड्रेसिंग टेबल के पास ले आया। अथर्व ने अधीरा को ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर कुर्सी पर बिठाया और टेबल पर रखी छोटी गोल चांदी की डिब्बी और एक लंबा चौकोर बॉक्स उठाया। अधीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व क्या करना चाहता है, इसलिए वह बस ड्रेसिंग टेबल के आईने में से अथर्व और उसकी हरकतों को देख रही थी। अथर्व ने चांदी की डिब्बी खोली जिसमें सिंदूर था। उसमें से एक चुटकी सिंदूर लेकर उसने अधीरा की मांग भर दिया। सिंदूर भरते समय थोड़ा सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया। फिर उसने चकोर बॉक्स खोला और उसमें से एक बहुत सुंदर और नाजुक मंगलसूत्र निकाला, जिसे उसने अधीरा के गले में पहना दिया। जब अधीरा की नज़र सामने आईने में अपने ही अश्क पर पड़ी तो उसका ध्यान अपने माथे में भरे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर गया। खुद को सिंदूर और मंगलसूत्र में सजी देख अधीरा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अथर्व ने यह सब क्या किया, और जैसे ही उसे समझ आया उसका गुस्सा बम की तरह फूट पड़ा। यह सब क्या तमाशा है मिस्टर मल्होत्रा? यह सिंदूर, यह मंगलसूत्र, क्या आपको यह सब एक मजाक लगता है? शर्म नहीं आती आपको इन पवित्र चीज़ों का मजाक उड़ाते हुए? मजाक नहीं है मिसेज मल्होत्रा, यह सच्चाई है। हमारी शादी हो चुकी है, बस तुम्हें सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनाने की कसर बाकी थी, वो भी आज पूरी कर दी। अधीरा के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए अथर्व ने एकदम सामान्य होकर जवाब दिया, क्या शादी, वो भी मेरी और तुम्हारी? दिन में सपने देखना बंद करो मिस्टर मल्होत्रा, और वैसे भी दुनिया में तुम आखिरी इंसान भी बच जाओगे। शादी के लिए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, समझे? अथर्व को इस तरह नॉर्मल बिहेव करते देख अधीरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, तो तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना? 1 मिनट तुम्हारा ये भ्रम है, मैं अभी दूर कर देता हूँ। तुम्हें मैं हमारी शादी का सबूत देता हूँ ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए कि कौन सपने देख रहा है और कौन हकीकत में जी रहा है। यह कहते हुए अथर्व ने ड्रेसिंग टेबल का दरवाज़ा खोला और उसमें से कुछ पेपर निकालकर अधीरा के हाथों में दिया। फिर ताना मारते हुए बोला, पढ़ना तो आता ही होगा तुम्हें, तो पढ़ लो। अधीरा उन पेपर्स को पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पेपर्स पढ़ती गई उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती गईं। कुछ ही पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ से पेपर्स गिरा दिए। उसमें से आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही। वह वहीं निढाल होकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोते रोते बोलने लगी, ये झूठ है, मैंने इस पर कोई साइन नहीं किए। अधीरा को रोते देख अथर्व को भी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। साइन तुम्हारे ही हैं मिसेज मल्होत्रा, पर बात यह है कि मैंने तुम्हें सीधे तरीके से मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम थे कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई तब मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा था, इसलिए मैंने किसी और के जरिए शादी के पेपर्स पर तुम्हारे साइन करवा लिए। अब जब तुम मत्रे ब्रदर्स के साथ डील साइन कर रही थी उस समय पेपर्स ठीक से नहीं पढ़े, तो इसमें मेरी क्या गलती? यह कहते हुए अथर्व भी अधीरा के पास आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू पोंछते हुए उसे उन पेपर्स की सच्चाई बताने लगा। अथर्व के मुंह से पूरी सच्चाई सुनने के बाद अधीरा स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके विश्वास का ऐसा दुरुपयोग किया। जैसे जैसे उसने अपने आंसू संभाले वहीं खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देख सामने खड़ा अथर्व भी खड़ा हुआ और उसके हाथों में शादी का सर्टिफिकेट पकड़ाते हुए उसके गाल थपथपाकर कहा, अब यही सच्चाई है मिसेज मल्होत्रा, जितनी जल्दी इसे स्वीकार करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अधीरा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था।
उसका दिमाग इस सब से चकरा रहा था। वह अथर्व के पास आई, उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, तुमसे मुझे इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। इससे पहले भी तुम मेरा दिल और विश्वास तोड़ चुके थे और फिर एक बार तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे प्यार तो क्या, मेरी नफ़रत के भी लायक नहीं हो। 3 साल पहले मेरे 20वें जन्मदिन पर तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मेरे दिल के किसी कोने में, मेरे हृदय के किसी हिस्से में तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत प्यार बचा था। लेकिन तुम्हारे इस काम के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब नफ़रत भी नहीं बची है। अधीरा के चेहरे पर उस समय अपार गुस्सा और आक्रोश था। यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम अचानक मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें मनाने की, तुमसे पूछने की, लेकिन तुम मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहती थी। तो मैं क्या करता? मेरे पास तुम्हारे साइन करवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने जीवन में चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अब भले तुम्हें वह गलत लगे तो सही लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। आखिरकार अथर्व ने भी अपना गुस्सा जाहिर कर ही दिया। ओह सच में? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस रिश्ते को या इस धोखे से हुई शादी को स्वीकार कर लूँगी? अथर्व की सफाई सुनकर अधीरा हंसी और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उससे सवाल पूछा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर मैं देवी को बताऊंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो वह भी खुशी खुशी इस शादी को अपना लेगा। अथर्व ने भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अथर्व की ऐसी बेशर्मी और हट देखकर आखिरकार अधीरा ने उसे अपना अंतिम फैसला बता दिया। हालांकि यह बताते समय उसे कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। ठीक है भाई, इस शादी को अपना लेंगे। उनकी खुशी के लिए मैं भी इस शादी और इस रिश्ते को स्वीकार कर लूँगी। मैं तुम्हें पति के सभी अधिकार भी दूंगी, लेकिन तुम्हें केवल मेरा शरीर मिलेगा, मेरी आत्मा नहीं। मेरे दिल में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। अधीरा के यह कहने पर कि वह अथर्व को सिर्फ अपना शरीर सौंपेंगी, लेकिन अपने दिल में जगह नहीं देंगी, यह बात अथर्व के दिल में सूल की तरह चुभ गई। पिछले 3 सालों से जो कुछ भी वह अपने दिल में दबाए बैठा था, वह अब अधीरा के सामने उगल ही दिया। तुम्हारे शरीर को पाने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, ना ही इसलिए प्यार किया था कि मैं तुम्हारा साथ जीवन भर चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम कह रही हो उस तरह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अधीरा को पहले ही पता था कि अधर्व क्या पूछने वाला है, लेकिन फिर भी वह उनके मुंह से सुनना चाहती थी। मेरी बहन के जाने के बाद मेरे जीवन में केवल तुम ही बची थी, जिसे मैं अपना परिवार कह सकूं, जिसे मेरी परवाह थी, मेरे लिए जीती थी, जिसे मैं प्यार करता था। और एक दिन फिर अचानक तुमने आकर मुझसे सब कुछ छीन लिया। कम से कम मुझे यह तो बताओ कि तुम मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रही हो? अथर्व ने अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए पूछा। अधीरा ने अथर्व के सवाल का जवाब देने के बजाय उस पर व्यंग किया। सच में तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, या फिर जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? अधीरा के शब्द और उसके व्यवहार ने पहले ही अथर्व को अंदर से तोड़ दिया था। उस पर अधीरा का इस तरह से व्यंग करना उसे सहन नहीं हुआ और उसने अधीरा की आंखों से दूर हो जाना बेहतर समझा, क्योंकि अधीरा का ऐसा बर्ताव उसे सहन नहीं हो रहा था। लेकिन जाते जाते वह अधीरा को एक आखिरी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, लेकिन तुम उसका सीधा जवाब भी नहीं दे सकी, तो अब मेरी आखिरी बात भी सुन लो। अब तुम्हें जिंदगी भर इस रिश्ते में बंद कर रहना पड़ेगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जैसे तुमने कहा कि तुम मुझे अपना शरीर सौंप कर मुझे पति होने का अधिकार दोगी, तो एक बात गांठ बांध लो, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। हम जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन भूल से भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत तो मैं तुमसे कर नहीं सकता, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ एक अजनबी की तरह बनकर रहूँगा। दुनिया के सामने भले ही हम पति पत्नी होंगे, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तुम मेरे लिए एक अजनबी से ज़्यादा कुछ नहीं हो।
इतना कहकर अथर्व अधीरा को अकेला छोड़कर चला गया और अधीरा बस मुख होकर उसे जाते हुए देखती रही। वर्तमान समय अधीरा सुबह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसी के विचारों में खोई हुई थी। तभी किसी की आवाज़ उसकी सोच की श्रृंखला को तोड़ी और वह अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। किसी और की नहीं गलती की सजा तुम अपने भाई भाभी को क्यों दे रही हो? आवाज़ सुनकर अधीरा ने दरवाजे की तरफ देखा। जहाँ से आवाज़ आई थी उसने देखा कि सामने अध्यांश खड़ा था। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। भाई, अध्यांश को देखकर अधीरा बस इतना ही बोल पाई और उसकी नज़रें झुक गईं। अधीरा को इस तरह से नज़रें झुकाते देख अध्यांश उसके पास आया और स्टूल लेकर उसके सामने बैठ गया। तुम अपनी नज़रों को क्यों झुका रही हो? तुमने तो कोई गलती नहीं की है। असल में किसी ने भी कोई गलती नहीं की है, लेकिन हाँ, उसके साथ गलत जरूर हुआ है। अध्यांश ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे समझाया और उसकी आंखों में जो आंसू थे उन्हें भी अधीरा भी अध्यांश का इशारा किस ओर है यह समझ गई। लेकिन इस समय वह कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अध्यांश ने कुछ कहा है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ सच्चाई होगी। इसलिए उसने सिर्फ अध्यांश की बात पर भरोसा करके शांत होकर कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ भाई। फिर वह बिस्तर से उठी, अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे जाते हुए देखकर अध्यांश कुछ क्षण वहीं बैठे रहा और फिर खुद भी खड़ा होकर बाहर निकल गया। अध्यांश जब अधीरा के कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट तक पहुंचा ही था, तभी किसी ने पीछे से उसे टोका। इसलिए बिना कोई गुस्सा दिखाए हंसते हुए पीछे मुड़ा। उसे यूं हंसते देखकर सामने खड़ा व्यक्ति और भी चिढ़ गया। अध्यांश ने लिफ्ट में प्रवेश करने के बजाय वहीं खड़ा रहा और उसने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा तो पाया कि उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अध्यांश के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे इस तरह देखते हुए देखकर अध्यांश से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या देख रहे हैं मिस्टर मेहरा? यही कि सचमुच हकीकत है या फिर तुम्हारा कोई नया छल? मिस्टर मेहरा यानी नयाल ने अध्यांश की आंखों में आंखें डालकर विश्वास के साथ कहा। अध्यांश को नयाल की बातें काफ़ी हद तक समझ आ रही थी, लेकिन वह फिर भी थोड़ी उलझन में था। अध्यांश को उलझन में देखकर नयाल ने खुद ही अपनी बात स्पष्ट की, मतलब यह कि तुम इस तरह प्यार भरी नज़रों से परी को देख रहे हो। क्या यह सच है या फिर उसे दोबारा तकलीफ देने की कोई साजिश रच रहे हो? नयाल के सवालों से अध्यांश हैरान नहीं हुआ। उसे पहले से ही पता था कि नयाल उसके और अस्वी के रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, नयाल को उसके रिश्ते की हकीकत का पता भी चल चुका है। अध्यांश सिंह राजवंश कोई साधारण आदमी नहीं था कि कोई उसकी पत्नी के बारे में जांच पड़ताल करे और उसे भनक भी ना लगे। कौन उसके परिवार पर नज़र रख रहा है और इसके पीछे उसका इरादा क्या है, इन सब पर अध्यांश की पैनी नज़र रहती थी। आमतौर पर राजवंश परिवार के हर सदस्य की जानकारी को गोपनीय रखा जाता था, लेकिन अध्यांश ने खुद ही अस्वी और अपने बंधन की जानकारी नयाल तक पहुंचाने दी थी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नयाल क्यों यह सब जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नयाल को यह एहसास जरूर करवाना चाहता था कि अस्वी सिर्फ उनकी हैं। भले ही दोनों 5 साल पहले से एक दूसरे से दूर रहे हो, फिर भी अस्वी हमेशा उनकी ही रहेंगी। नयाल की बात सुनने के बाद अध्यांश का चेहरा बिल्कुल सामान्य था। उसके चेहरे पर किसी तरह की भावनाएं नहीं दिख रही थी। उसे इतना शांत देखकर नयाल से रहा नहीं गया और वह उससे अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम ये सब परी को तकलीफ देने के लिए कर रहे हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहीं रुक जाओ, क्योंकि पहली बार का दुख तो परी सहन कर गई थी, लेकिन अब दोबारा वह सहन नहीं कर पाएंगी। वह मर जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है तुम्हारे लिए अटूट विश्वास, असीम प्यार। कल मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी थी जिसे मैं पिछले 5 सालों से खोज रहा था। मैंने देखा है कि भले ही वह सबके सामने मुस्कुराती रहती हो, लेकिन वह मुस्कान कभी दिल से नहीं थी। हंसती लोगों के सामने भले ही वह खुश रहने का नाटक करती थी, लेकिन अकेले में बहुत रोती थी। लोगों के सामने तो वह खुद को बहुत बहादुर दिखाती थी, लेकिन रात में डरावनों सपनों से जाग जाती थी तो खुद को बहुत अकेला महसूस करती। कोई नहीं था उसे संभालने के लिए।
वो मुझे अपना दोस्त कहती थी, मेरे माता पिता को परिवार कहती थी, लेकिन यह सब सिर्फ कहने के लिए था। बाकी अपना दर्द, अपनी तकलीफें उसने कभी हमसे साझा नहीं की। कहने के लिए तो वह इस शादी को यह कहकर निभा रही थी कि आपका और उनका रिश्ता महादेव ने जोड़ा है, तो इस रिश्ते को तोड़कर महादेव का अपमान कैसे कर सकती हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। जब जब मैंने उसे आपकी बातों का जिक्र किया या आपका नाम लिया, तब तब मैंने परी की आंखों में आपके लिए गुस्सा देखा, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आपके लिए कभी नफरत नहीं देखी मिस्टर राजवंश। निहाल ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। उसके शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने खुद भी अस्वी के साथ साथ यह सारा दर्द, दुख, तकलीफें झेली हो, जैसे उसने खुद भी यह सब महसूस किया हो। अपनी बात कहने के बाद निहाल ने अध्यांश की ओर देखा तो उसके माथे पर भी परेशानी की लकीर खिंच गई थी। निहाल ने एक गहरी सांस ली और खुद को सामान्य करते हुए गंभीर आवाज में बात को आगे बढ़ाया। कम उम्र में परी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि वह आपके पास वापस आए, जीवन में कभी भी आपका सामना करे, लेकिन अपने जीवन में क्या करना है, किसी जगह देनी है और किसी नहीं, यह परी का अपना फैसला है। इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या करूं, दोस्त हूं ना, इसलिए आपसे बिना कहे रह नहीं सका और इसलिए मैं साफ शब्दों में आपको कहता हूं, जिसे जीवन भर याद रखिएगा। मैं अस्वी का हाथ आपके हाथ में दे तो रहा हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आप उसे कभी दोबारा दुख नहीं पहुंचाएंगे, वरना जिस दिन मुझे पता चला कि परी की आंखों में आपके कारण आंसू आए हैं, उस दिन मैं अपनी दोस्त को लेकर इतना दूर चला जाऊंगा कि वहां तक पहुंचना द अध्यांश सिंह राजवंश के लिए कभी भी संभव न होगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अब कभी भी उसकी आंखें नम ना हो। और हाँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, बल्कि इसे मेरी धमकी ही समझना। अपनी बात खत्म करके निहाल वहां से चला गया। अध्यांश वहीं खड़ा निहाल की कही बातों पर विचार करने लगा। अस्वी ने रातों को रो रो कर गुजारा है। जब वह डरावने सपने से उठ जाती थी, उसे संभालने के लिए कोई नहीं होता था। वह खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। वह इस शादी को निभाना चाहती थी। उसने कभी अध्यांश से नफरत नहीं की। इन सभी बातों से अध्यांश को तकलीफ भी हो रही थी और उसके दिल में खुशी भी हो रही थी। तकलीफ इस बात की कि सिर्फ उसकी एक गलत फैसले की वजह से अस्वी को इतनी सारी तकलीफें सहनी पड़ी। खुशी इस बात की कि उसने अस्वी के साथ चाहे कितना भी बुरा किया हो, फिर भी अस्वी ने उससे कभी नफरत नहीं की और वह अपने इस बंधन को निभाना चाहती थी। लेकिन फिर अस्वी की आंसुओं से भरी आंखों के बारे में सोचकर अध्यांश का मन गुस्से से भर गया। अब तो अमन को बर्बाद करने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया। वह चाहता तो एक ही पल में अमन को बर्बाद कर देता, लेकिन अध्यांश चाहता था कि अमन को सजा अस्वी के हाथों से ही मिले, क्योंकि अमन उससे ज़्यादा अस्वी का अपराधी था। क्योंकि अमन की वजह से ही अस्वी ने अपनी बहन को खो दिया था और बाकी सभी तकलीफ़ों से यह तकलीफ़ सबसे बड़ी थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अध्यांश ने खुद को अब तक रोक रखा था और अमन को एक हाथ भी नहीं लगाया था। अध्यांश के दिमाग में ये सारे ख्याल चल ही रहे थे, तभी उसे अस्वी की आवाज़ सुनाई दी, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और उससे पूछ रही थी, अध्यांश आप क्या कर रहे हैं यहाँ और किस सोच में डूबे हुए हैं? मैं कब से आपको बुला रही हूँ, लेकिन आपको उनका कोई एहसास ही नहीं है। इस कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए ढेर सारा कमेंट्स कीजिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट्स कीजिए, जो जो देख रहे हैं, यहाँ तक जिन्होंने देखा है उनसे सभी से अनुरोध है कि वीडियो पर ढेर सारा कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल का इंतज़ार कीजिएगा एक नए एपिसोड के लिए।